गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। एक बार से फिर आप लोगों का स्वागत है एवरग्रीन कोचिंग क्लासेस में। आइए फिर हम आप लोगों के लिए अध्याय 2 वर्ण विचार का वीडियो पार्ट नंबर 5 लेकर आ गया हूँ, जिसमें कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का है ये वीडियो। आप इसमें पढ़ेंगे वर्ण संयोग और उसके बाद आपको मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास। उसके बाद यह अध्याय जो है आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसे प्रारंभ करते हैं। एक बात और कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल एवरग्रीन गैलेक्सी को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए हेडिंग पढ़ते हैं हम वर्ण संयोग से। वर्ण संयोग किसे कहते हैं? तो जब कोई दो वर्ण स्वर एवं व्यंजन मिलते हैं तो इनके मिलने की इस प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। संयोग जो लिखा गया है, संयोग का अर्थ ही होता है मिलना या जुड़ाव करना। संयोग का मतलब होता है जुड़ना या मिलना। तो जब कोई दो वर्ण स्वर एवं व्यंजन, क्या स्वर एवं व्यंजन आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो उन्हें वर्ण संयोग कहते हैं। अच्छा, इनका मिलन जो होता है दो प्रकार से होता है। एक पहला प्रकार है एक व्यंजन तथा एक स्वर संयोग। क्या है? एक व्यंजन तथा एक स्वर संयोग। तो आपको मैं बता दूं कि किसी व्यंजन का उच्चारण बगैर स्वर के संभव नहीं है। किसी व्यंजन का उच्चारण, जैसे मान लीजिए मैंने कहा क, मैंने क्या कहा, आप लोगों से कहा क को मैंने जब उच्चारित किया तो इसमें अ आया। क्या आया? अ आया। तो हम किसी भी स्वर का, किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए एक व्यंजन तथा एक स्वर मिला। किसी व्यंजन का उच्चारण बगैर स्वर के संभव नहीं है। ठीक, अतः किसी भी व्यंजन के लिए उसमें स्वर का मिश्रण आवश्यक है। स्वर का मिश्रण आवश्यक है। किसी भी व्यंजन के लिए उसमें स्वर का मिश्रण आवश्यक है। ठीक, जब किसी व्यंजन में हम क्या करते हैं, जब किसी व्यंजन में स्वर न मिला हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब स्वर न मिला रहता है तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। ठीक, जब किसी व्यंजन में क्या हुआ हो, स्वर न मिला हो तो उसके नीचे किसका प्रयोग करते हैं, हम हलंत का प्रयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। जब किसी व्यंजन में स्वर न मिला हो तो उसके नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा क, अगर क में अगर आधा क है, इसमें उच्चारण न मिला हुआ हो तो इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। क का उच्चारण कैसे होता है, तो क का उच्चारण होता है क प्लस अ। क, देखिए अ आ रहा है। फिर हम कहेंगे म, तो म प्लस अ। माँ, तो माँ में देखिए म है और प्लस इसमें आ स्वर लगा हुआ है, तब जाकर के क्या हुआ है, माँ हुआ है। तो इस प्रकार जो व्यंजन है वह क्या होता है, बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। अतः किसी भी व्यंजन के लिए उसमें स्वर का मिश्रण आवश्यक है। जब किसी व्यंजन में स्वर न मिला हो तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप जान गए होंगे कि वर्ण संयोग क्या है। वर्ण संयोग समझ गए होंगे कि जब कोई दो वर्ण स्वर एवं व्यंजन मिलते हैं तो इनके मिलने की इसी प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। एक व्यंजन तथा एक स्वर संयोग, किसी व्यंजन का उच्चारण, जो किसी व्यंजन का, जैसे क देख लीजिए, अगर इसमें अ न मिला हो तो क्या आप बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते हैं। म में अ नहीं मिला नहीं हो तो क्या आप बोल सकते हैं, कभी उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए जब ये आधा होगा तो इसके साथ क्या लगेगा, हलंत लगेगा। क्या लगेगा, हलंत लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। जब स्वर मिल जाएगा
तो क्या हो जाएगा, जब पूरा क ऐसे बन जाएगा तो आप इसको सही से उच्चारित कर सकते हैं। आवश्यक है जब किसी व्यंजन में स्वर न मिला हो तो उसके नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब देखिए दो व्यंजनों का संयोग। अब क्या होता है जब दो व्यंजन के आपस में मिलते हैं, अब तक तो आपने पढ़ा एक व्यंजन तथा एक स्वर संयोग। अब आपको पढ़ना है दो व्यंजनों का संयोग। दो व्यंजनों का संयोग, जब कोई व्यंजन किसी व्यंजन से संयोग करते हैं तो दो प्रकार के व्यंजन समूह प्राप्त होते हैं। देखिए दो प्रकार के, एक संयुक्त व्यंजन प्राप्त होता है और एक द्वैत व्यंजन प्राप्त होता है। दो प्रकार के व्यंजन प्राप्त होते हैं। कब दो प्रकार के व्यंजन प्राप्त होते हैं, जब दो व्यंजनों का संयोग होता है। जब दो व्यंजनों का क्या होता है, संयोग होता है, तब हमें दो प्रकार के व्यंजन समूह प्राप्त होते हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन तथा दूसरा होता है द्वैत व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो प्रश्न आता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। आप संयुक्त व्यंजन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण से या उसको समझाइए। तो हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। आप लोगों को मालूम है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण में 33 जो है आपके व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, 2 अयोगवान हैं। तो 11 ओ और 2, 11 2 13 वो हो गए और 33 या, तो 30 10 40 और ये हो गया 44 आपके, ठीक, 44 ये हो गए और 2 और 44 तो 46। अब देखिए 4 आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन। कितने, 4 आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो संयुक्त व्यंजन जब कोई दो पृथक व्यंजन आपस में संयोग करते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और एक नया वर्ण भी बन जाता है। जैसे देखिए आपके 4 संयुक्त व्यंजन है। पहला है छत्री वाला छ। जो छत्री वाला छ होता है वह क्या है, संयुक्त व्यंजन है। त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ जो है यह भी संयुक्त है। और श्र, श्रीमान में हम जो श्री लगाते हैं वह भी क्या है, आपका संयुक्त है। यह किन किन व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ है, तो देखिए जो छत्री वाला छ है वो आधा क और प्लस जो आपका मूर्धनी स होता है, ठीक, जो आपका क्या होता है मूर्धनी स होता है, उससे मिलकर के यह छत्री वाला छ का निर्माण हुआ है। फिर त्रिशूल का जो त्र है उसका किससे निर्माण हुआ है, तो यह बिना स्वर के त यानी आधा त और पूरे र से मिलकर के क्या बना है, त्र का निर्माण हुआ है। आप इसे मिला करके पढ़ेंगे तो सेम टू सेम इसी की जैसा उच्चारण होगा। इसीलिए जो है हमारे हिंदी के प्रमुख जो गुरु कांता प्रसाद थे उन्होंने इसको किसमें रखा, संयुक्त व्यंजन में रखा, ठीक, त्र। फिर ज्ञ देखिए, ज्ञ से ज्ञानी होता है, जो आपको बता दूं कि यह भी एक संयुक्त व्यंजन है। यह किससे मिलकर बना है आपका, तो आपका यह मिलकर के बना है ज, किससे, ज आधा और प्लस य, ज, तो क्या हो गया है, यह ज्ञ हो गया। इसे हम ज्ञ पढ़ते हैं, ज्ञ से ज्ञान करते हैं, ठीक। अच्छा आइए चौथा देख लेते हैं क्या है, तो स्र, क्या है, स्र। स्र का मतलब बड़ा स आधा और प्लस पूरा र, तो ये क्या हो गया, स्र, जिसे हम श्री लगाते हैं। श्री लिखते हैं जब हम किसी को आदर के साथ संबोधन करते हैं तो उनके सामने हम पहले श्री लगाते हैं। तो श्री जो स्र है वह किससे बना है, पूरा बड़ा स आधा, आधा बड़ा स और प्लस पूरा र मिलकर के इस स्र का निर्माण करता है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कोई दो पृथक व्यंजन आपस में संयोग करते हैं, क्या करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और एक नया वर्ण बनता है जो संयुक्त वर्ण कहलाता है या संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब हम छ, त्र, ज्ञ और श्र, छ, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त वर्ण व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे,
संयुक्त वर्ण व्यंजन कहते हैं। संयुक्त वर्ण व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यह दो व्यंजन वर्णों से मिलकर के क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक, तो आप जान गए कि जब कोई दो पृथक व्यंजन आपस में संयोग करते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, तो आपने पढ़ा वर्ण संयोग, एक व्यंजन तथा एक स्वर संयोग, दो व्यंजनों का संयोग संयुक्त व्यंजन। अब आप पढ़ेंगे द्वित व्यंजन और उसके बाद आपको मैं कुछ उच्चारण स्थान बताऊंगा और उसके बाद आप लोगों को अभ्यास दूंगा। देखिए आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ लिया, अब आपके हेडिंग है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब किसी व्यंजन का दो बार संयोग होता है, जब एक ही प्रकार का व्यंजन हो और उसका दो बार संयोग मतलब दो बार वह मिले तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। मैंने क्या कहा? जब किसी व्यंजन का दो बार संयोग होता है, मतलब व्यंजन एक ही हो लेकिन वो दो बार मिले, क्या हो, दो बार मिले तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आधा ल और पूरा ल, छल्ला में इसका प्रयोग होता है। दो ही व्यंजन, एक ही व्यंजन है, दो बार मिला है। लड्डू क्या है? लड्डू। देखिए ड इसमें दो बार आया है, एक बार आधा ड, एक बार पूरा ड। तो आपको मैंने क्या बताया? द्वित व्यंजन जब किसी व्यंजन का दो बार संयोग हो। दो बार संयोग करने का मतलब हमारे कि एक ही प्रकार का व्यंजन हो। देखिए दोनों व्यंजनों में कोई अंतर, इन दोनों व्यंजनों में कोई प्रकार का अंतर, बस एक आधा, एक स्वर रहित है और एक स्वर के साथ है, बस इतना ही अंतर है। तो द्वैत व्यंजन क्या है? जब किसी व्यंजन का दो बार संयोग होता है तो द्वैत व्यंजन कहलाता है, अर्थात व्यंजन एक ही हो और दो बार संयोग हो, उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। देखिए अब आपकी आखिरी और अंतिम हेडिंग है उच्चारण स्थान, और इसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा गृह कार्य, तो उसे ध्यान से कर करके नोट कॉपी पे कर करके और आप उसको स्कूल का जो ग्रुप है उस पर सेंड करेंगे। ठीक, पहले चलिए उच्चारण स्थान देख लीजिए कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। जो हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं वो कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं? तो कंठ, जो हमारा कंठ है यहाँ से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? तो यहाँ से देखिए जिह्वा, जिह्वा देखिए है, मान लीजिए कि ये जिह्वा हो गई है। ठीक, जिह्वा का एक भाग, दो भाग और एक तीसरा भाग, अग्रभाग, मध्य और ये है पश्चिम। समझ में आएगा? ठीक, जैसे घर पे कोई छोटा बच्चा हम लोगों को चिढ़ाता है जीभ निकाल करके, ई, थोड़ी सी जीभ निकालता है, कहता है ई, अग्रभाग का प्रयोग करता है। जब हम और वह जब और क्रोधित होता है, कुछ कहता है, गुस्से में थोड़ा सा बोलता है तो पूरा जीभ यहाँ तक निकालता है। तो अब हम यहाँ तक की पीछे की जीभ तो निकाल नहीं सकते, हम दवा की ड्रॉप्स लेते हैं तो पूरी थोड़ी जीभ निकालते हैं, थोड़ा बड़ा करके जीभ निकालते हैं, ऐसे करके, हाँ, तो यहाँ तक जीभ निकालते हैं। तो फिर पश्च भाग जो एकदम कंठ से जुड़ा हुआ होता है, तो इसी जिह्वा के आधार पर क्या रखे गए? उच्चारण स्थान रखे गए। उच्चारण स्थान कैसे कैसे रखे गए? तो कंठ से, कि कौन कौन से वर्ण जो हैं वह कंठ से उच्चारित होते हैं। कंठ से कौन कौन सा वर्ण उच्चारित होता है? तो देखिए अ, आ, कहाँ से? वायु सीधे सीधे कंठ से निकल रही, आ, कहीं बीच में हवा रुकी? नहीं रुकी। तो अ और आ कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से। दो स्वर अ और आ कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से। तथा क वर्ग की, क वर्ग के जितने होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ठीक, ये सभी कहाँ से उच्चारित हुए? हमारे कंठ से उच्चारित हुए, बीच में हवा कहीं नहीं रुकी। तो ये इसीलिए ये कहाँ से इनका उच्चारण स्थान माना जाता है? कंठ माना जाता है। ठीक, और इन्हें, इनका नाम क्या है? अगर कोई पूछ दे कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों का नाम क्या है, तो उन्हें कंठ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठ्य कहा जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरी बात आती है तालु। जो आपका ऊपर तालु है ना, उससे कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? तो देखिए ई,
हमारी जिह्वा नीचे हो जा रही है, जिह्वा नीचे हो जा रही है, जिह्वा का तालु से कोई संपर्क नहीं हो रहा है और क्या निकल रहा है, ई आई, ठीक। उसके बाद च, छ, ज, झ यहाँ तक, ठीक। य और बड़ा स, य, स, बड़ा स, इनके उच्चारण स्थान कहाँ से है, तालु से। कहाँ से है, तालु से। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है, ठीक। तो ई आई तथा च वर्ग, य और स कहाँ से इनके उच्चारण होते हैं, तालु से। और इन वर्णों का नाम क्या है, तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। ये कौन से वर्ण कहे जाते हैं, तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। तो आपने कंठीय वर्ण जान लिए, तालव्य वर्ण जान लिए। एक बार और देख लीजिए, अ, आ तथा क वर्ग, अह और ह का उच्चारण हमारे कंठ से होता है और इन्हें कंठय वर्ण कहते हैं। तालु से छोटी जो ई है, ई आई, एक जल्दी से बोलते हैं और एक में समय लगाते हैं, ई आई, और च वर्ग तथा य और बड़ा स जो है यह तालव्य वर्ण के नाम से जाना जाता है और इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु है। मुर्दा, मुर्दा, इसी में अक्सर बहुत से लोगों को समस्या होती है, मूर्धा। ये मूर्धा क्या होती है, तो जो हमारी जिह्वा है ना, जिह्वा जब जाकर ऊपर तालु से सट जाती है, जो जिह्वा का अग्रभाग है जब तालु से सट जाता है तो जो वर्ण उच्चरित होते हैं वह मूर्धा कहलाते हैं। जैसे री, री, री में क्या होता है, हमारा जिह्वा जाकर तालु से सट जाती है तो इसे मूर्धा कहते हैं। ट, ट, देखिए ट हमारा यहाँ जाकर के दांत के ऊपर की जो जगह है, खाली जगह, उसमें हमारी जिह्वा जाकर के टकरा रही है, इसलिए इसे मूर्धा कहते हैं। री, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, देखिए हमारी जिह्वा ऊपर जाके सट रही है ना, तो वहां स्पर्श कर रही है, तो इसीलिए इसे क्या रखा गया, मूर्धा। मूर्धा क्यों इसे कहते हैं, जो हमारी जिह्वा होती है जाके यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर जाकर के क्या होती है, स्पर्श होती है, इसलिए इसे मूर्धा कहते हैं, ठीक। और इनका नाम क्या है, मूर्धय इनका नाम है। इसका क्या नाम है, मूर्धय इसका नाम है, ठीक। र और जो मूर्धन्य स होता है, जो मूर्धन्य स होता है उसे उसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। अब आते हैं दंत। दंत से किसका उच्चारण होता है, दंत से त वर्ग तथा ल वर्ग तथा छोटे स, यानी दांतों से, हमारे जिह्वा हमारे दांतों को स्पर्श करेगी तब वाणी निकलेगी, तब ध्वनि निकलेगी और उसे दंत कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न, सॉरी, त, थ, द, ध, हमारी जिह्वा कहाँ है, दांतों को स्पर्श कर रही है, और जब हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करेगी और जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा और दंत के स्पर्श से होगा उन्हें हम दंत वर्ण, उन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत मानेंगे और उनकी जगह कौन सी होगी, उनका नाम क्या होगा, दंत होगा। त वर्ग, ल तथा छोटा स, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। अब आते हैं ओष्ठ पर। ओष्ठ, हमारे जब दोनों ओंठ एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और जो वर्ण निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, ओष्ठ्य वर्ण, ठीक। उसे ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। तो कौन कौन से वर्ण हैं जो हमारे ओष्ठ वर्ण से निकलते हैं, तो आइए देखते हैं ओष्ठ से कौन कौन से। छोटा ऊ तथा औ, ऊ, औ, देखिए हमारे दोनों ओर के ओष्ठ क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक। ऊ, औ, ठीक ना। और हवा कहाँ से, यहाँ से निकल रही, थोड़ी सी जगह बच रही है यहाँ से ध्वनि निकलने के लिए, बाकी सभी ओष्ठ क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो इसीलिए ऊ तथा ऊ और प वर्ग, प, फ, ब, भ, देखिए प, फ, ब, भ, हमारे ओठ क्या हुए, स्पर्श हुए। आप भी बोल करके देखिएगा, जब आप बोल करके देखेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक ना। आप लोग भी जरूर देख करके बोलिएगा, ठीक। तो ये किससे है, ओष्ठ से है, और इन्हें इसीलिए क्या कहा जाता है, ओष्ठ कहा जाता है। ओष्ठ वर्ण इनका नाम रखा गया है। अब देखिए कंठ प्लस तालु, कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कंठों से ध्वनि निकलने के बाद जिह्वा तालु से स्पर्श करती है, ठीक।
उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। और कौन कौन ऐसे वर्ण हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि कंठ से वायु निकले और तालु से जीवा स्पर्श करे? तो होते हैं ए जीवा हमारी ऊपर जा रही है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। ठीक, आओ बच्चों देखते हैं कंठ प्लस ओष्ठ से कौन सी ध्वनि निकलती है? ओ। देखिए ओ, हमारा कंठ से आवाज आ रही है और ओष्ठ स्पर्श कर रहा है। ओ, इसमें हमारा क्या हो रहा है? ओठ स्पर्श कर रहा है और कंठ से आवाज क्या हो रही है? आ रही है, तो इसे क्या कहते हैं? कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। अब देखिए दांत और ओष्ठ, जिह्वा दांत से स्पर्श होगी और दोनों ओठ एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो कुछ वर्णों का उच्चारण होगा, उसे दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक, देखते हैं वह कौन सा वर्ण है। तो वो जिह्वा क्या हो रही है? जिह्वा जो है दांत को स्पर्श कर रही है और ओठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। देखिए वो। ठीक, लेकिन जिह्वा शीघ्रता से स्पष्ट करके हट जा रही है पीछे। ठीक ना, तो वह जो है दंत ओष्ठ कहलाता है। इसका उच्चारण कहां से होता है? दांत और ओठ से। फिर है अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक आप जानते हैं किसे कहा जाता है? वे स्वर या वे वर्ण जिनके उच्चारण नाक और मुंह दोनों से हो, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंग, अंग, ञ, ड़, न, म। ठीक, इनका उच्चारण कहां से होता है? नाक से भी वायु आती है और मुख से भी वायु आती है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है अनुनासिक। इसके बाद जल्दी से आप लोग सॉरी इसके बाद आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी पर अभ्यास प्रश्न लिख लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने लिख दिया है, अभ्यास में है जो आपको परिभाषित करना है। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जानते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो उष्म व्यंजन भी आप लोग पढ़े ही हैं कि जो उष्म व्यंजन होता है वो क्या होता है? वो आपका उच्चारण करते समय उसमें उष्मा आती है, जैसे बड़का स, मूर्धन्य स, छोटा स। ये क्या है आपके उष्म व्यंजन? स्वर व उनके भेद। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर की परिभाषा जानते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है तो उन्हें स्वर कहते हैं। इनके भेद, तो इनके दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। इनके बारे में आप लोग लिखेंगे। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं अयोगवाह जो होते हैं स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आते हैं और इनका भी मात्राओं के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों में रखे नहीं जाते, इसलिए इन्हें क्या कहे जाते हैं? अयोगवाह कहे जाते हैं। और आखिरी में परिभाषा है वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। तो इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके खूब अच्छे से याद करिएगा। और जो हमारा ग्रुप है, हमारा ग्रुप स्कूल का ग्रुप है ईजीए जूनियर, व्हाट्सएप ग्रुप है जो, इस पे आप अपने होमवर्क को भेजेंगे। ठीक, धन्यवाद।